पोस्ट के अंत में अवतारों की एक पंक्ति थी। वे सभी लोग थे जिन्होंने पोस्ट को लाइक किया था। छात्र परिषद अध्यक्ष रिया, तीसरे वर्ष के परामर्शदाता लिन जियांग और ये विश्व जियाओ। रवि ने 3 अवतारों की ओर इशारा करते हुए नाराजगी से कहा, उन तीनों ने एक ही समय में पोस्ट को लाइक किया, जिससे ये स्कूल के इतिहास की सबसे हॉट पोस्ट बन गई। ये आरव के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल मच गई। उसे अचानक लगा कि वो इस काम में पकड़ा गया है। वो बहुत घबराया हुआ और गंदा था। रिया और लिन स्कूल में उच्च पद पर थे, इसलिए वे फोरम में अपने वास्तविक नामों का उपयोग कर रहे थे। इन 2 महिलाओं द्वारा पोस्ट को लाइक करने का क्या मतलब था? ईर्ष्या, दिखावा? क्या आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं क्या? आरव घबरा गया। यदि उसकी नकली प्रेमिका जियाग्यू के कारण 2 असली देवियों के बीच झगड़ा हो जाता तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन चूंकि यह पहले ही हो चुका था, इसलिए इसके बारे में और सोचने का कोई मतलब नहीं था। वो केवल उन दोनों से मिलने तक इंतजार कर सकता था और स्थिति को बचाने की पूरी कोशिश कर सकता था। आरव ने आह भरते हुए पूछा, ओह ठीक है, यह विश्व शियाओ कौन है? तुम्हें विश्व शियाओ के बारे में भी नहीं पता? रवि ने घृणा से कहा, यह मुरोग शियाओ का उपनाम है। मुरोग शियाओ? क्या आप स्कूल की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की मुरोग शियाओ के बारे में बात कर रहे हैं? आरव स्तब्ध रह गया और उसका हाव भाव बहुत अस्वाभाविक हो गया। बेशक, पूरी ग्रीन वाइन विश्वविद्यालय में वो एकमात्र ऐसी लड़की है जिसका उपनाम मुरोग है, रवि ने कहा। क्या वो यहाँ क्यों है? आरव बहुत हैरान था। यह मुरोग शियाओ रिया से कम खूबसूरत नहीं थी। उसे दूसरे स्थान पर रखने का कारण यह था कि वो स्कूल में शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाती थी। वो बहुत रहस्यमयी थी और आरव को ठीक से पता था कि वो इतनी रहस्यमय क्यों थी, क्योंकि वो मुरोग तियान की बेटी थी, ग्रीन वाइन सिटी के भूमिगत जियांगू की राजकुमारी। आरव को समझ नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या नहीं कि उसने उसकी पोस्ट को पसंद किया, या फिर उसे सिरदर्द होना चाहिए। तीसरे भाई, मुझे सच बताओ, तीनों सुंदरियों ने तुम्हें लाइक क्यों किया? राज फेंगई ने पूछा। मैं भी जानना चाहता हूँ क्यों। आरव बहुत असहाय था। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ? लेकिन यह मेरी गलती नहीं है कि मैं सुंदर हूँ। मुझे मत बताओ कि वे सभी तुम में रुचि रखते हैं। इसके अलावा वेन्युआन, जिसे आपकी पोस्ट पसंद नहीं आए, क्या आप वाकई स्कूल की चारों सबसे खूबसूरत लड़कियों को पाने जा रहे हैं? ली ने हताश होकर पूछा। रिंग रिंग रिंग। अचानक आरव का सेल फोन बज उठा। ये लिन जियांग था। वो बहुत चिंतित लग रही थी और जोर से चिल्लाई, जियाओ बेई, आप कहाँ हैं? जल्दी यहाँ आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आरव ने फोन रख दिया और दरवाजे की ओर चल दिया। तीनों रूममेट्स के चेहरे पर उदासी छा गई। वे पूरी तरह से अचंभित थे। ये सुश्री लिन की आवाज है। रवि जिताओ दंग रह गया। क्या मिस्टर लिन ने अभी जियाओ बेई को फोन किया था? वो मुझे ली मिंग क्यों कहती रहती है? क्यों? ली मिंग को अपने जीवन पर संदेह होने लगा। लानत है। आरव, आप तो अपने शिक्षक को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम जानवर हो। राज फेंगई का विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। शिक्षण कार्यालय, इतिहास में सबसे सख्त डीन के रूप में जाने जाने वाले यान ली सोफे के पास सम्मानपूर्वक खड़े थे। डायरेक्टर यान, बैठ जाइए। आप खड़े क्यों हैं? वान शियाओरियन सोफे पर बैठ गया और अपनी टांगे क्रॉस करके बैठ गया। वो बहुत घमंडी लग रहा था। युवा स्वामी, कृपया बैठ जाइए। मैं थका नहीं हूँ, मुझे खड़े रहना पसंद है। यान कांग ने एक गुलाम की तरह चापलूसी से मुस्कुराया। बकवास मत करो, वान शियाओरियन ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा। जब मास्टर फेंग यहाँ है तो मैं किस तरह का युवा मास्टर हूँ? हाँ, मैं गलत था। मुझे उम्मीद है कि मास्टर फेंग को कोई आपत्ति नहीं होगी। यान ली ने जल्दी से झुककर माफी मांगी। निर्देशक यान, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सहज व्यक्ति हूँ। आउच। वेनफेंग मुस्कुराया, लेकिन उसके गाल पर इतनी चोट लगी कि उसने गहरी सांस ली। वो बहुत देर तक कराहता रहा, फिर होश में आया। आरव और जियाग्यू ने उसे दोनों तरफ से थप्पड़ मारे थे। वेनफेंग का चेहरा अब सूअर के सिर की तरह सूज गया था। थोड़ी सी भी हरकत दर्दनाक थी। ये देखकर यान ली ने जल्दी से कहा, वो आरव शियाओ भी एक बेवकूफ है। मास्टर फेंग को मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे आज उसे एक बड़ा अवगुण देना होगा। वांग शियाओरियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक बड़ा अवगुण पर्याप्त नहीं है। जब अगले सोमवार को झंडा फहराया जाएगा तो उसे मंच पर जाने दें और सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने उसे डांटें। हाँ, उसे डांटो। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। यान ली ने सिर हिलाया। आप ये कैसे कर सकते हैं? तभी लिन जियांग दौड़कर अंदर आई। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से भर गया। आपने पूरी बात की जांच भी नहीं की है। आप आरव को सजा कैसे दे सकते हैं? जियांग, तुम यहाँ हो। जल्दी आओ, अंदर आओ और बैठो। जब वांग शियाओरियन ने लिन को देखा तो उसकी आंखें उस पर चिपक गईं और वह लार टपकाने वाला था। लिन ने आज एक साधारण बोहेमियन पोशाक पहनी हुई थी। उसके काले बाल उसके कंधों पर गिरे हुए थे। उसका शरीर सुंदर था। वो एक परिपक्व महिला की तरह लग रही थी। हालांकि वेनफेंग और यान ली सतह पर शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें लिन के शरीर पर टिकी हुई थी। मैं बैठा नहीं हूँ, मैं आरव के लिए न्याय चाहता हूँ, लिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। आरव, क्या आप उसके करीब हैं? तुम उसे इतने प्यार से क्यों बुला रहे हो? वांग शियाओरियन ने आंखें सिकोड़कर ठंडे स्वर में पूछा। यह आदमी काफी समय से लिन पर लट्टू था। स्वाभाविक रूप से वो ईर्ष्यालु था। मैं उसके प्रति स्नेही नहीं हूँ। मैं तो बस अपने छात्र की रक्षा कर रही हूँ। लिन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और दृढ़ता से कहा। वो एक कमजोर व्यक्तित्व की थी। वो आमतौर पर नम्र और विनम्र थी। वो कभी भी अपने सहकर्मियों से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन आज आरव की खातिर वो दृढ़ रही और डगमगाई नहीं। सुश्री लिन, आपने जो अभी कहा वो मुझे पसंद नहीं आया। यदि आप अपने छात्र की रक्षा करेंगी तो मेरी और मास्टर फेंग की रक्षा कौन करेगा? वांग शियाओरियन ने मुस्कुराते हुए गुस्से से कहा। मास्टर फेंग और मेरे चेहरे को देखो, हम दोनों को आरव ने मारा था। यह अकाट्य प्रमाण है। कहने के लिए और क्या बचा है? नहीं, मैं यह नहीं मानता कि मेरा छात्र किसी को मारेगा।
इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा, लिन ने जोर देकर कहा। वांग शियाओरेन ने जब ये सुना तो वो और भी परेशान हो गया। उसने गुस्से से कहा, इससे किसे फर्क पड़ता है कि तुम इस पर विश्वास करो या नहीं? जब तक डीन यान को इस पर विश्वास है तब तक सब ठीक है। गलत काम करने वाले छात्र को कैसे दंडित किया जाए, इस बारे में अंतिम निर्णय डीन का होता है। आप अभी नए शिक्षक हैं, आपको हमें क्या करना है ये बताने का क्या अधिकार है? लिन एक ही समय में बहुत क्रोधित और असहाय था। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी, किसी को भी उसकी बातों की परवाह नहीं थी। लेकिन उसे फिर भी कहना पड़ा, मुझे परवाह नहीं है, आरव ने मुझे जानबूझकर नहीं मारा, आप उसे इस तरह से दंडित नहीं कर सकते। अगर तुम ना कहोगी तो मैं हाँ कहूंगा, आरव ने मुझे जानबूझकर मारा, उसे एक डिमेरिट दिया जाना चाहिए, पूरे स्कूल द्वारा उसकी आलोचना की जानी चाहिए। मत भूलिए, मेरे पिताजी उप प्रधानाचार्य हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम जैसे छोटे आदमी मुझसे लड़ सकते हो, बचकाना? वांग शियाओरेन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक घृणित मुस्कान थी। लिन इतनी गुस्से में थी कि उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें लाल थी। सुश्री लिन, आपको इस बेवकूफ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे जानबूझकर मारा है, न केवल मैं पहले ऐसा करता था बल्कि अब भी करता हूँ। तारानकन पियाक, तारानकन थप्पड़ बिना किसी चेतावनी के पड़ा। वॉन्ग अचंभित रह गया। उसका मोटा चेहरा और भी ज्यादा सूज गया, उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा, वो दर्द से चीख उठा। आरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऑफिस में किसी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वेनफेंग ने मेज पटक दी और खड़ा हो गया। तुम अपने पिता के लिए चुप हो जाओ, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें भी थप्पड़ मारूंगा? आरव ने उसे घूर कर देखा और एक दबंग आभा बिखेरी। व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। जियांग्यू के साथ इतना समय बिताने के बाद आरव पर एक दबंग आभा बनने लगी। नहीं, मुझे थप्पड़ मत मारो। वेनफेंग इतना डर गया कि वो डरे हुए खरगोश की तरह कांपने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और वापस सोफे पर बैठ गया। आरव के थप्पड़ से वो डर गया, उसने आरव का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई। आरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर यानली गुस्से से चिल्लाया, मैं 10 साल से अधिक समय से डीन हूं और मैंने तुम्हारे जैसा इतना बुरा छात्र कभी नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दफ्तर में हिंसक व्यवहार करने की? ये दोहरा अपराध है, मैं तुम्हें 2 अवगुण दूंगा। डीन यान, आपको मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे फोन करने दीजिए, उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि मुझे कैसे सजा देनी है। आरव ने नापसंदगी से कहा। एक फोन करना? आप किसे कॉल करना चाहते हैं? आप किसे कॉल कर सकते हैं? यानली ने घृणा से कहा, तुम तो एक घटिया छात्र हो। तुमने उप प्रधानाचार्य के बेटे को पीटने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बेदाग बच निकलोगे? हे, मैं उस वाइस प्रिंसिपल को बुलाना चाहता हूं जिसकी आप सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। आरव ने शांति से मुस्कुराते हुए अपना सेलफोन निकाला और एक नंबर डायल किया। यह दृश्य देखकर उसके आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आरव ने दिन के इस समय वाइस प्रिंसिपल को क्यों बुलाया। स्वेच्छा से आत्मसमर्पण? क्या वो अपनी गलती स्वीकार कर नरमी बरतने का मौका चाहता है? वॉन्ग और वेनफेंग के चेहरे पर एक क्रूर भाव था। वे आरव को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। आरव, लिन जियांग ने अपने होंठ भींच लिए, उसके गोरे हाथों ने उसकी स्कर्ट के हेम को कसकर पकड़ लिया। वो बहुत चिंतित थी, उसे नहीं पता था कि वो आरव के लिए क्या कर सकती है। तारानकन बीप बीप बीप, तारानकन कुछ बीप के बाद फोन कनेक्ट हो गया। आरव ने हैंड्स फ्री फंक्शन चालू कर दिया, तभी फोन पर एक आलसी आदमी की आवाज आई। ये कौन है? वॉन्ग जियानरेन, काफी समय हो गया है, क्या तुम्हें अभी भी मेरी आवाज याद है? आरव ठंडी हंसी हंसा। ये सुनकर आसपास के लोग दंग रह गए। इस बदमाश ने तो वाइस प्रिंसिपल का नाम पुकारने की हिम्मत ही कर ली। सचमुच ये तो चरम दुस्साहस है। मुझे याद है, मुझे याद है। बड़े भाई, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? वांग जियानुरेन की डरपोक आवाज फोन पर आए। वो एक सेवक की तरह विनम्र थे, उनमें नेता जैसा आभामंडल बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर वेनफेंग और अन्य 2 लोग अचंभित रह गए। वाइस प्रिंसिपल ने आरव को बड़ा भाई कहा। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मध्यभ्रम हो गया था? लिन जियांग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। कारण सरल था, पिछली बार आरव ने 4 गोल्डन फ्लावर्स से वॉन्ग जियानरेन को तब तक प्रताड़ित करने को कहा था जब तक उसके मुंह से झाग न निकलने लगे। उन्होंने इसका एक छोटा सा वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। अगर यह वीडियो लीक हो गया तो वांग जियानरेन की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, वो उप प्रधानाचार्य के पद पर भी नहीं रह पाएंगे। आरव ने वॉन्ग की चोटी पकड़ी हुई थी, बेशक वो सिर्फ सम्मानपूर्वक एक गुलाम की तरह व्यवहार कर सकता था। बात यह है कि मैंने आज आपके बेटे को 2 बार थप्पड़ मारा। आपको क्या लगता है मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? आरव ने शांति से कहा। अच्छा थप्पड़, वांग जियानरेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ये बहुत बढ़िया है, मेरा वो निकम्मा बेटा दिन भर सिर्फ परेशान करना ही जानता है। मैं कब से उसे थप्पड़ मारना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या बकवास है? आरव की बात सुनते ही वॉन्ग शियाओरेन को लगभग खून की उल्टी आ गई। क्या यह पिता सचमुच उसका अपना पुत्र था? जब उनके बेटे को थप्पड़ मारा गया तो वो कैसे कह सकते थे कि यह अच्छा थप्पड़ था? और आरव को धन्यवाद। इस दुनिया में ऐसा पिता कैसे हो सकता है? वॉन्ग शियाओरेन को आश्चर्य होने लगा कि क्या वो उसके पड़ोसी का बेटा है। यानली और वेनफेंग भी अचंभित थे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आरव ने उनकी बात अनसुनी कर दी और आगे कहा, मैंने एक और बच्चे को भी थप्पड़ मारा। डीन यान ने कहा कि वो मुझे 2 डिमेरिट देगा। वॉन्ग जियानरेन ने ये सुना और घबराकर कहा, यानली बहुत बेवकूफ है। बड़े भाई, फोन यानली को दे दो, मैं उससे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। मैं स्पीकरफोन पर हूं, वो मेरे ठीक बगल में है, वो आपकी बात सुन सकता है। आरव ने शांति से कहा। कठोर, अबे साले, आप अब डीन नहीं बनना चाहते, है ना? वॉन्ग जियानरेन ने अपनी आवाज बदली और जोर से चिल्लाया। नहीं, मिस्टर वॉन्ग, आपने मुझे गलत समझा। यानली इतना डर गया कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा।
मेरी गान को गलत समझा, वॉर्म चिल्लाता रहा। मुझे यकीन है कि आपने इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं की है। तुमने मेरे बड़े भाई के साथ गलत किया। मैं तुम्हें शौचालय साफ करने के लिए स्थानांतरित कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मिस्टर वॉन्ग, कृपया शांत हो जाइए। ये सब मेरी गलती है। मैंने इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं की। मैं अभी अपने बड़े भाई से माफी मांगूंगा। यान ली इतना डर गया कि उसकी पैंट में पेशाब ही हो गया। डीन को छोटा नेता माना जाता था। अगर उसे सच में शौचालय साफ करने के लिए भेज दिया जाए तो वो निश्चित रूप से तब तक रोएगा जब तक उसकी आंखें अंधी न हो जाएं। बड़े भाई, मुझे खेद है। यान ली जल्दी से आरव की ओर मुड़ा। मुझे ब्रो बेई कहो, आरव ने अपने होंठ भींचे और गुस्से से कहा। भाई बेई, मुझे माफ करें। कृपया अपने आप को मेरे स्तर तक मत गिराओ। मेरी 80 साल की माँ और 8 साल का बच्चा है। मैं शौचालय साफ नहीं कर सकती। यान ली ने दयनीय होने का नाटक किया। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे 2 अवगुण देंगे? आरव ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, यान ली ने उदास चेहरे के साथ कहा। भाई बेई, बस ऐसा दिखावा करो कि मैंने अभी अभी पाद दिया है। कृपया अपने आप को मेरे स्तर तक मत गिराओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। हे, तो यह एक पाद था। मैं सोच रहा था कि इसकी गंध इतनी बुरी क्यों थी। आरव ने घृणा से कहा। ठीक है, मैं इस मामले को जाने देता हूँ। दोबारा आकर मुझे परेशान मत करना, नहीं तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद उन्होंने फोन रख दिया और लिन जियांग को डीन के कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहा। हाँ हाँ हाँ, भाई बेई, अपना ख्याल रखना। भाई बेई, जब तुम फ्री हो तो हमारे साथ चाय पीने आओ। यान ली उन्हें दरवाजे तक ले गया। उसने सिर हिलाया और झुककर अभिवादन किया। वो बहुत सम्मानपूर्ण था। ये वेनफेग और वांग जियाओरिन के चेहरे सदमे से भरे हुए थे। क्या ये सचमुच इतिहास का सबसे सख्त दीन है? यह आरव का आज्ञाकारी पोता है। न केवल वो आरव को सबक सिखाने में विफल रहा, बल्कि आरव ने भी उसे सबक सिखाया। ये बहुत बेवकूफी है। वांग जियाओरिन, क्या तमाशा चल रहा है? तुम्हारे पिता उस बच्चे के पक्ष में क्यों है? वेनफेग गुस्से से चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं निश्चित रूप से मास्टर फैंग की तरफ हूँ। चलो बदला लेने का एक और मौका ढूंढते हैं, वांग जियाओरिन ने वादा किया। भूल जाओ, मुझे उस बच्चे से नफरत है क्योंकि उसने स्कूल नहीं छोड़ा। अगर नहीं तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वेनफेग की आंखें द्वेष से भरी हुई थी। इस समय किला भी अभी भी स्कूल के बाहर पहरा दे रही थी। अगर आरव ने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत की तो वो निश्चित रूप से आरव को मार देगा। आप क्या कर रहे हो? जैसे ही वे ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकले, आरव ने अचानक लिन का हाथ पकड़ लिया। आरव की हरकत से वो चौंक गई। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लिन को झटका लगा। ये कार्यालय भवन के पास है, अगर कोई ये देख ले तो क्या होगा? उसने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह आरव के लगातार हमलों का सामना नहीं कर सकी। जल्द ही उसका शरीर और मन उसके हाथों में आ गया और वह आरव को जोश से जवाब देने लगी। काफी देर तक टालमटोल करने के बाद आरव अंततः जाने को तैयार हो गया। लिन का चेहरा लाल हो गया था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसने नखरे से कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर मैं यहाँ परेशानी खड़ी करूंगा और किसी ने मुझे देख लिया तो मैं भविष्य में किसी का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैंने सुना है कि जब तुम मेरी रक्षा कर रहे थे तो तुमने क्या कहा था? मैं बस तुम्हें चूमना चाहता हूँ। धन्यवाद, आरव ने कहा और लिन जियांग के शर्माते गालों पर एक और चुम्बन दिया। लिन ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसे अंदर से अच्छा महसूस हुआ, लेकिन निराशा भी हुई। लेकिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अगर तुम्हारी दूसरी 2 गर्लफ्रेंड तुम्हारी मदद करती तो यह आसानी से सुलझ सकता था। अब आरव ने अपराध बोध से अपनी नाक खुजाते हुए बताया, वो पोस्ट असली नहीं है। रिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हालांकि वेन्युआन है, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है। सही समय आने पर मैं आपको बताऊंगी। लिन ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी स्थिति निम्न है। मेरी तुलना उन 2 महिलाओं से नहीं की जा सकती। इसका आपकी स्थिति से कोई संबंध नहीं है। आरव ने ईमानदारी से कहा, जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ आप हमेशा मेरी मदद करते हैं। आपकी आधा रमत जपे ओ की मात्रा अर्जुन किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए आप सबसे अच्छे हैं। लिन जियांग एक नर्म दिल व्यक्ति था। वो लिन जियांग के शब्दों से बहुत प्रभावित हुई। मुझे खेद है, लिन ने अचानक कहा। आप अचानक ये क्यों कह रहे हैं? आरव ने हैरान होकर पूछा। वास्तव में उस रात मुझे मासिक धर्म नहीं आया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं चिंतित थी, लिन ने अपने होंठ काटते हुए कहा। आरव ने जब ये सुना तो उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। उस रात उसने अपनी खूबसूरत शिक्षिका को लगभग धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। यह अंतर 1,08,000 ली के अंतर के बराबर था। आप किस बात से चिंतित हैं? आरव ने पूछा। लिन ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, लिन नान और मैं एक अनाथालय से आए हैं। हम झुगी झोपड़ियों में रहते थे। हमारी हैसियत बहुत कम है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बकवास, मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ। यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे दिल में हूँ सब कुछ ठीक रहेगा, आरव ने गंभीरता से कहा। नहीं, आज के आप पहले वाले छोटे किसान नहीं रहे। लग्जरी कारें, धन, असाधारण क्षमताएं, पहले से पूरी तरह से अलग जीवन। आप पहले से ही धरती हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजर चुके हैं। लिन जियांग की आंखें उलझन से भरी थी। लिन नान ने मुझे मनाने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जल्दी या बाद में तुम एक ड्रैगन बन जाओगे और चमकोगे। यदि आप दूर रहने को भी तैयार हैं, तो भी अनगिनत महिलाएं आपके पास आने की पहल करेगी। ये आरव दंग रह गया। किसने सोचा होगा कि लिन नान, वो दुष्ट, इतनी गंभीर टिप्पणी करेगा? कुछ क्षण की चुप्पी के बाद आरव ने सहजता से पूछा, आप क्या सोचते हैं? मैंने इस पर गहराई से सोचा है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपके पास दूसरी महिलाएं हैं, और मुझे इस पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। मेरी निम्न स्थिति के साथ आपका प्रेमी होना मेरे लिए पर्याप्त है। लिन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ा और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। आरव ने जब ये सुना तो वो दुखी हुए बिना नहीं रह सका। यद्यपि लिन जियांग लाखों में एक सुंदर महिला थी, लेकिन वो डरपोक थी और उसका आत्मसम्मान भी कम था।
जैसा कि कहा जाता है, पहाड़ों और नदियों को बदलना आसान है, लेकिन अपना स्वभाव बदलना कठिन है। आरव लिन जियान को इतनी आसानी से आश्वस्त नहीं होने देगा, लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया था कि भविष्य में चाहे जो भी हो, वो उसके साथ प्रेमी की तरह व्यवहार करेगा। यदि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तो मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आरव ने लिन की आंखों में देखा। उस छोटे से वाक्य में उसके लिए प्यार साफ झलक रहा था। लिन फिर से भावुक हो गई। वो अपनी थोड़ी को ऊपर उठाने और आरव के होठों को चूमने से खुद को रोक नहीं पाए। कोई आ रहा है। आरव ने भौहें सिकोड़ी और जल्दी से लिन को छोड़ दिया। वो अभी एक भावुक पल के बीच में था, लेकिन किसी ने उसे बर्बाद कर दिया था। इससे आरव बहुत दुखी हो गया। लिन ने भी अपने होंठ दबा लिए और उसका हृदय उदासी से भर गया। अरे, क्या ये सुश्री लिन नहीं है? जल्द ही दो आदमी सड़क के कोने से निकले। बोलने वाला व्यक्ति 30 साल का था। उसका नाम लुओ शालिनी था। लिन की तरह ही वह भी 30वें साल का काउंसलर था। उसके बगल में एक 20 साल का युवक बैठा था। वो लंबा और सुडौल शरीर वाला था और उसे सुंदर माना जा सकता था। हालांकि उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडा भाव रहता था, जैसे किसी ने उस पर लाखों का कर्ज रखा हो। जब उसने लिन को देखा तो उसके चेहरे पर ठंडा भाव थोड़ा नरम पड़ गया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। आपसे मिलकर ख पे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन हुई, सुश्री लुओ। लिन ने हल्के से सिर हिलाया। उसका हाव भाव बहुत स्वाभाविक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लुओ शालिनी ने पहले भी उससे प्रेम किया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। तब से लुओ शालिनी उसे निशाना बना रहा था। उनका रिश्ता बहुत तनावपूर्ण था। लेकिन लिन अभी भी एक जूनियर थी जो अभी अभी स्कूल में आई थी। ऊपरी तौर पर उसे अभी भी लुओ शालिनी का सम्मान करना था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लुओ शालिनी ने झूठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। सुश्री लिन, क्या आप खेल प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण फॉर्म जमा करने आए हैं? लिन दंग रह गई। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, हमारी कक्षा के लिए नाम सूची अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया, या फिर किसी ने भी नामांकन नहीं कराया है? लुओ ने अपनी भौहें उठाई और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम्हारे जैसे नौसिखिए में अनुभव की कमी है। तुम नहीं जानते कि छात्रों को कैसे पढ़ाना है। आप इतने बड़े स्कूल कार्यक्रम के लिए छात्रों को प्रेरित भी नहीं कर सकते। आप वाकई अक्षम है। लिन ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। वो खेल प्रतियोगिता पर सक्रिय रूप से काम कर रही थी। उसके सहपाठी बहुत सहयोगी थे। ये लुओ शालिनी ने जो कहा था उससे बिल्कुल अलग था। आपको अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, लुओ शालिनी जानबूझकर लिन को धमका रहा था। उसने मजाक करना जारी रखा, तो क्या हुआ अगर तुम नामों की सूची बनाने में कामयाब हो गए? अपनी कक्षा के उन विचित्र लोगों के समूह के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त करने के बारे में सोचना भी मत। लिन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसे लगा कि उसके साथ और भी ज्यादा अन्याय हुआ है। सुश्री लुओ के स्वर से लगता है कि आपकी कक्षा निश्चित रूप से अच्छे परिणाम लाएगी। तभी आरव लिन की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। बिल्कुल, क्या आप मेरे बगल में इस आदमी को देख रहे हैं? लुओ ने अपने बगल में बैठे युवक की ओर इशारा करते हुए गर्व से कहा, ये डोंगफेंग यांगवेई है। वह हमारी कक्षा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। उसे इस खेल प्रतियोगिता में कम से कम 10 स्वर्ण पदक मिलेंगे। हमारी कक्षा को ग्रुप स्कोर में भी प्रथम स्थान मिलेगा, कुछ वर्गों के विपरीत जो हमेशा सबसे नीचे रहेंगे। यांगवेई वेई। आरव ने आंखें मूंद ली और डोंगफेंग यांगवेई को देखा। वो खुद को रोक नहीं सका और एक गंदी मुस्कान छोड़ दी। यह एक अच्छा नाम है। आपके पिताजी वाकई प्रतिभाशाली हैं। मैं प्रभावित हूँ। आखिर आप हैं कौन? कौन सा लहसुन? तुम्हें मेरे नाम का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इसके लिए पूछ रहे हो? डोंगफेंग यांगवेई का चेहरा काला पड़ गया और वो गुस्से से चिल्लाया। ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं सुश्री लिन का छात्र हूँ। मैं उनकी कक्षा का सर्वश्रेष्ठ भी हूँ। मैं इस खेल प्रतियोगिता में हर स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करना चाहता हूँ। लानत है, लानत है, लानत है। आरव ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस दुनिया में ऐसा संयोग भी होगा। वो कोई और नहीं बल्कि कैंपस की सुंदरी रिया थी। नमस्ते सुश्री लिन। रिया ने आगे बढ़कर आरव का विनम्रता से अभिवादन किया। फिर वह आरव की ओर मुड़ी और ठंडे स्वर में पूछा, आरव, तुम यहाँ क्यों हो? छी छी छी। आरव के गालों पर आंसू बह रहे थे। रिया उसे आरव शियाओबेई कहकर बुलाती थी। अब वो उसे उसके पूरे नाम से बुला रही थी। वो उससे झगड़ा करने जा रही थी। मैं खेल दिवस में भाग लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं सुश्री लिन के लिए नामांकन करने आया हूँ। आरव ने शर्मिंदगी से कहा। हाँ, वो यहाँ नामांकन कराने आए हैं। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, बाद में मिलते हैं। लिन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो लाल चेहरे के साथ वापस ऑफिस की बिल्डिंग में भाग गई। इतना खराब भी नहीं, मास्टर आरव। रिया ने आंखें मूंद ली और आरव को जासूस की तरह देखा। उसने गंभीरता से कहा, तुम सच में झूठे हो। सतह पर आपने वेन्युआन को अपने साथ ले लिया, लेकिन मेरी पीठ पीछे आपने सुश्री लिन के साथ संबंध बनाए। जहां तक मैं देख सकता हूँ, शियाओ का आपसे कुछ संबंध है ना? यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आरव को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि लिन और वेन्युआन साथ थे, लेकिन शियाओ आखिर कौन था? उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम बस सामान्य दोस्त हैं। रिया ने आरव को ठंडे स्वर में टोका। आरव ने आह भरी और खुद पर हंसा। उसने कहा, सामान्य दोस्त होना बुरा नहीं है। मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा हूँ। मुझे कोई और कल्पना नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चे? रिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। किस छोटे बच्चे ने कहा कि वो मेरे पिता के समान स्तर पर रहना चाहता है? क्या आप अभी से हार मानने वाले हैं? आरव दंग रह गया। फिर उसकी घबराहट दृढ़ निश्चय में बदल गई। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं अभी एक छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन किसी ने एक बार कहा था कि मैं 9 स्वर्गों में एक ड्रैगन बन जाऊंगा और चमकूंगा। मैंने अभी अभी तुम्हारी तारीफ की और तुम अभी भी हौंफ रहे हो। रिया मुस्कुराई। कुछ देर रुकने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिर्फ बात करके हासिल किया जा सके। क्या आपके पास कोई योजना है? योजना? ये आरव अवाक था। इस दौरान वह कुत्ते की तरह व्यस्त रहा।
उसके पास खेती बाड़ी के लिए भी समय नहीं था, तो फिर उसके पास कोई बेवकूफी भरी योजना बनाने का समय कैसे हो सकता था? गड़बड़ सिर वाला अंडा, मैं कह सकता हूं कि आप कुछ भी नहीं जानते। रिया ने आरव को घूरते हुए कहा, यदि तुम समाज में अपना नाम बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपना खुद का करियर बनाना होगा। यदि वो उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करना चाहता था तो उसे अपने करियर का विस्तार करना होगा। यदि आप मेरे पिता के बराबर आना चाहते हैं तो आपको अपना करियर मेरे परिवार जितना बड़ा बनाना होगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। तो मैंने दाफे एक ज्वेलरी स्टोर खरीद लिया। नवीनीकरण 2 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। यह मेरा पहला करियर है। क्या आप अभी भी अपना आभूषण व्यवसाय जारी रखना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई योजना है? क्या कोई आपूर्ति चैनल है? क्या कोई ग्राहक है? रिया ने पूछा। ये आरव दंग रह गया। वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सका। यद्यपि खजाने में करोड़ों रुपए के आभूषण थे, लेकिन वे सभी चोरी के सामान थे और फिलहाल उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। जहां तक माल के स्रोत और ग्राहकों का सवाल है, वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। क्या मूर्ख है? सौभाग्य से मैंने आपके लिए पहले से ही एक योजना सोच ली है। रिया ने अपनी थोड़ी उठाई और गर्व से कहा, आप जैड व्यवसाय से शुरुआत कर सकते हैं। जैड का बाजार अब बहुत अच्छा है, लाभ मार्जिन बहुत बड़ा है। मैं ग्राहकों को आपसे मिलवा भी सकता हूँ। जब नया स्टोर लोकप्रिय हो जाए तो आप अन्य आभूषण भी पेश कर सकते हैं। कदम दर कदम आप पूरी ज्वेलरी शॉप को पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे। ये सुनकर आरव की आंखें चमक उठी। अगर वो रिया की योजना का पालन करता तो न केवल वो आभूषण की दुकान पर कब्जा कर सकता था और अपना खुद का व्यवसाय बना सकता था, बल्कि वो 100 मिलियन मूल्य के आभूषणों को बेचने के लिए कुछ समय भी खरीद सकता था। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा था। इसके अलावा आरव को एक आश्चर्यजनक बात पता चली। रिया अब उसे एक योजना के बारे में सोचने में मदद कर रही थी। उसे भविष्य में ग्राहकों से भी मिलवाना था। यह ऐसा काम नहीं था जो एक सामान्य दोस्त करता। अभी भी आशा थी। रिया, तुम बहुत होशियार हो। आरव ने मुस्कुराते हुए बेशर्मी से कहा, क्या तुम कल मेरे साथ मेरी दुकान पर आ सकती हो? नवीनीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। क्या आप इसकी जांच करके कुछ सुझाव देने में मेरी मदद कर सकते हैं? उसके बाद मैं तुम्हें भरपूर भोजन खिलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि तुम इतने ईमानदार हो इसलिए मैं अनिच्छा से सहमत हो जाऊंगा। हम कल सुबह 9 बजे निकलेंगे। मुझे अभी कुछ काम है, अलविदा। रिया ने अपनी थोड़ी उठाई और गर्व से चली गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो आरव के जाल में फंस गई थी। डेट और डिनर हो गया। आरव मुस्कुराया। दुकान की जांच करना गौण बात थी। रिया के करीब जाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। यदि वो ऐसी अच्छी लड़की के पीछे न भागे तो उस पर बिजली गिर पड़ेगी। क्या उसने अभी लिन जियान को चूमा और अब वो रिया का पीछा करना चाहता है? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, एक महान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि जब मौका हो तो लड़की का पीछा न करना अपमानजनक है। एक अच्छी लड़की दुनिया के लिए न्याय करेगी। आरव ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा पूरी दुनिया सोचती है कि मेरे स्कूल में 4 सुंदरियां हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मेरे साथ अन्याय नहीं होता? जब सब कुछ निपट गया तो आरव एक गाना गुनगुनाते हुए अपने छात्रावास में वापस चला गया। शेष दिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जियाग्यो अपने शरीर को प्रशिक्षित करने में व्यस्त थी। उसने दोपहर या रात का खाना भी नहीं खाया। वैसे भी उसके पास 100 जड़ी बूटियों का पोषण था। उसे भूख नहीं लगेगी। जब आसमान में अंधेरा छा गया तो आरव अपने बिस्तर पर लेट गया और ग्रुप चैट पढ़ने लगा। सन वुकोग और भगवान एरलांग फिर से बहस कर रहे थे। बैल दानव राजा ने अपनी पत्नी को धोखा दिया और राजकुमारी आयरन फैन ने उसे सबक सिखाया। दूसरी शिक्षियों ने चांगी को खुश करने की कोशिश की लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। तीनों लोगों का लाल गिफ्ट समूह खप एक छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से भर गया था। आरव शियाओबेई अपनी सारी चिंताएं भूल गया था और अच्छे मूड में था। आज एक नया कार्यक्रम था। पाताल लोक की आत्माएं दोहे की प्रतियोगिता कर रही थी। ली बाय, मैं पहले दोहे से शुरुआत करूंगी। बाईं ओर ऊंचा पहाड़, दाईं ओर बहता पानी, ऐसा गीत जो कभी नहीं भूलेगा। डूफो, मुझे ऐसा करने दो। आसमान में सफेद बादल, जमीन पर हरी घास, धरती पर परियों का देश। बाय जुई, बढ़िया, आप कविता के ऋषि हैं। अद्भुत। ताओ युआनमिंग, कविता के ऋषि, मैं तुम्हें 32 लाइक दूंगा। डूफो, धन्यवाद धन्यवाद। 3 शानदार इमोजी। अब मेरी बारी है। परसों, आज, कल और परसों, 3 दिन मछली पकड़ने और 2 दिन सुखाने के। तान बोहो, मुझे करने दो। डूफो, आपने सही किया। तान बोहो, मुझे सोचने दो, मैं इसे अभी कैसे भूल सकता हूँ। 3 अजीब इमोजी। डूफो, भाई तान, क्या आप एक बंदर द्वारा किराए पर लिए गए जोकर हैं? आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते और आप इसके लिए लड़ने का साहस करते हैं? बंदर राजा, यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तुमने मुझे इसमें क्यों घसीटा? डूफो, ठीक है, भाई तान का सफाया हो गया है। मैं सही उत्तर बताऊंगा। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और चीन। जब कोई मुसीबत में होता है तो हर तरफ से मदद आती है। तान बोहू, हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं अभी सोच रहा था। ली बाय, भाई तान, आपको हटा दिया गया है। कविता के ऋषि, कृपया हमें अगला प्रश्न बताइए। डूफो, सभी लोग कृपया अगला प्रश्न सुने। 10 विचार, राजा के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना। तान बोहू, मुझे ये पता है, मैं ये सचमुच जानता हूँ। सभी, आपको हटा दिया गया है। ली बाय, 10 विचार, राजा के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना। कितना अच्छा दोहा है। ये काफी मुश्किल है, मैं हार मानता हूँ। ताओ युआनमिंग, 9 धुने, लंबी लंबी, मैं भी इसके साथ नहीं आ सकता। तान बोहू, मैं वास्तव में जानता हूँ कि इस दोहे को कैसे लिखा जाता है। मुझे एक और मौका दो। बंदर राजा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। समूह में हजारों लोग हैं जो ये सब देख रहे हैं। बेशर्मी से पेश मत आओ। तान बोहू, 3 रोते हुए इमोजी। डूफो, खांसी, क्या क्या ग्रुप में कोई भी मेरे दोहे से मेल नहीं खा सकता? भाई बाय, आप एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? बाय जुई, कविता के देवता की एक दोहे, मैं हार स्वीकार करती हूँ।
डूफू, हाँ, तो मैं इस प्रतियोगिता का चैंपियन बनने जा रहा हूँ। 3 अभिनय वाली इमोजी, यदि ऐसा है तो मैं उत्तर की घोषणा करने जा रहा हूँ। आरव, रुको, मुझे कोशिश करने दो। नेहा, वाह, भगवान आरव फिर से ऑनलाइन है। डूफू, ठीक है, चूंकि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम, क्या ये शरद ऋतु की सुगंध को छूने वाला तान बोहू का क्लासिक दोहा नहीं है? मुझे दिखावा करने दो, बेचारी छोटी तान बोहू, मुझे इसकी चोरी के लिए दोष मत दो। वाह हा हा। आरव मुस्कुराया और कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। फूलों, चांद और शरद ऋतु की खुशबू का आनंद अपनी 8 आंखों से लो। रुको, समूह के लोग शायद नहीं जानते कि क्यू जियान कौन है। मुझे इसे बदलने की जरूरत है। आरव, राजा के बारे में सोच रहा हूँ, देश के बारे में सोच रहा हूँ, देश के बारे में सोच रहा हूँ। 8 आंखें फूलों, चंद्रमा और देवी की प्रशंसा करती हैं। डूफो, बहुत बढ़िया, भगवान आरव, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। दोहे का दूसरा भाग मेरे द्वारा तैयार किए गए उत्तर से भी बेहतर है। ली बाय, कितना अच्छा। फूल, चांद और देवी, दोहा कितना सुंदर है। भाव कितना सुंदर है। भगवान आरव, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। बाई जुई, भगवान आरव, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। आज से आप 3 रियल्म्स भिखारी फाउंडेशन में नंबर 1 विद्वान हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन आश्वस्त नहीं है? ताओ युआनमिंग, मैं आश्वस्त हूँ। 320 लाइक। तांग बोहू, यह मेरा दोहा है। 8 रोते हुए इमोजी। बंदर राजा, भाड़ में जाओ, जियाओबे ने ही ये दोहा लिखा है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। देवी, भगवान आरव, मैं वास्तव में आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करता हूँ। क्या मैं आपको अपना मित्र बना सकता हूँ? 3 मोहित इमोजी। लियूली, वाह, छोटी बहन देवी ने कभी पुरुष मित्रों को नहीं जोड़ा है, उन्होंने आज भगवान आरव के लिए एक अपवाद बनाया। तांग बोहू अवाक रह गया। कैनोपी मार्शल, एन जोड़ 1 आंसू। आरव, बिल्कुल, मुझे देवी भी जोड़नी है। अपने हाथ में सेल फोन पकड़े हुए आरव बहुत खुश था। सिर्फ एक दोहे के मिलान से ही वो 3 लोगों के लाल लिफाफे समूह में नंबर 1 विद्वान बन गया। इतना ही नहीं, उसे देवी देवी का अनुग्रह भी प्राप्त हुआ। डूफो, रुको, नियमों के अनुसार गॉड आरव को एक और सवाल पूछना होगा। अगर कोई इसका जवाब नहीं दे पाया तो तुम चैंपियन बन जाओगे। आरव, चैंपियन बनने के क्या लाभ है? सिविल स्टार, ये पीके प्रतियोगिता मेरे द्वारा आयोजित की गई है, विजेता को मेरी ओर से इनाम मिलेगा। आरव, क्या बकवास है, क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? मुझे सोचने दो। खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन इतनी अचानक आई कि आरव अचंभित रह गया। ये पहले से ही काफी अच्छा था, अगर उसे सिविल स्टार का इनाम मिल जाए तो यह और भी बेहतर होगा। मुझे एक सवाल सोचना है, एक ही झटके में मार डालो, उनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सकता। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने अपने सेल फोन पर बाइडू खोला। 3 मिनट बाद उसने सवाल पूछा, उसके मुंह के कोने पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। आरव, पासा, पैगो, महजोंग, जुए का आदि व्यक्ति बर्बाद कर रहा है। प्रश्न पूछे जाने पर पूरा समूह मौन हो गया। समूह के हजारों सदस्य अचंभित थे, उनमें से कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सका, उनमें से किसी ने भी कोशिश नहीं की। 3 मिनट की चुप्पी के बाद डूफो खड़ा हुआ। डूफो, भगवान आरव, कृपया हमें जवाब बताओ, हम में से कोई भी इस दोहे की बराबरी नहीं कर सकता। आरव, ठीक है, सभी लोग कृपया एक नजर डालें। पहली पंक्ति, पासा, पैगो, महजोंग, जुए का आदि व्यक्ति बर्बाद कर रहा है। दूसरी पंक्ति, सड़क के पश्चिमी किनारे पर हवा बह रही है, दिल टूटा हुआ आदमी दुनिया के अंत में है। कुछ सेकंड की शांति के बाद समूह फिर से सक्रिय हो गया। डूफो, अच्छा दोहा, ये दोहा न केवल सुंदर है बल्कि इसका अंत भी तुकांत है, साथ ही यह बहुत शिक्षाप्रद भी है। यह विचारोत्तेजक है। प्रशंसा। ली बाय, आप वास्तव में इस समूह में नंबर 1 विद्वान हैं। मैं प्रसन्न हूँ। बाय जुई, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तांग बोहू, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। गॉड आरव वाकई प्रतिभाशाली है, यहाँ भी यही स्थिति है। जोड़ 2। ताओ युआनमिंग, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सिविल स्टार, ठीक है, अब मैं ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि 3 रियल्म्स भिखारी फाउंडेशन में पहली दोहे प्रतियोगिता का विजेता गॉड आरव है। जैसे ही उसने ये कहा, समूह में बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। आरव को इतनी सारी बधाई संदेश मिलने से वो चकित रह गया। सिविल स्टार, ठीक है, सभी लोग कृपया शांत रहें। अब मैं पुरस्कार भगवान आरव को देने जा रहा हूँ, पवित्र हृदय की गोली। डिंग, स्क्रीन पर एक बड़ा लाल गिफ्ट दिखाई दिया। स्कॉलर सेक्रेड हॉट पिल, नाम से ही यह अद्भुत लगता है। वाह हा। आरव ने क्लिक किया और लाल गिफ्ट छीन लिया। डिंग, बधाई हो, आपने सिविल स्टार से एक लाल गिफ्ट छीन लिया है। आपको एक पवित्र हृदय की गोली मिली है, इसे आपके खजाने की पेटी में संग्रहित किया गया है। फिर उसने उत्सुकता से अपना खजाना खोला। डिंग, पवित्र हृदय की गोली, लात्से द्वारा स्वयं गढ़ी गई उच्च श्रेणी की दिव्य गोली। इसे खाने से उपयोगकर्ता को सबसे मजबूत सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? स्पष्टीकरण पढ़ने के बाद आरव को सिरदर्द होने लगा। वो हर दिन क्लास छोड़ देता था, सीखने की क्षमता का क्या फायदा? इसे भूल जाओ, कुछ न होने से तो ये बेहतर है, चलो पहले इसे खा लेते हैं। आरव ने निकासी बटन पर क्लिक किया। पवित्र प्रकाश से चमकती एक गोली उसके हाथ में आ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। अचानक आरव को ऐसा लगा जैसे उसके सिर में झरने का पानी बह रहा हो। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में 1 टन पानी डाला जा रहा हो। यह निश्चित रूप से उसका मस्तिष्क नहीं है, यह एक बहुत ही रहस्यमय एहसास है। मन, यह एक बहुत ही सामान्य शब्द है। उस पल आरव को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग एक विशाल महासागर में बदल गया हो। यह इतना विशाल था कि इसमें दुनिया की हर चीज समा सकती थी। ये बहुत अच्छा लगता है। आरव ने गहरी सांस ली। अचानक उसे लगा कि उसका सिर और आंखें साफ हो गई हैं। वो 100 गुना ज्यादा ऊर्जावान हो गया था। जब उसने दोबारा फोन की स्क्रीन पर देखा तो कुछ चमत्कारी हुआ। मोबाइल फोन पर आए संदेशों को देखकर उसे चक्कर आ रहा था, लेकिन अब वो उन्हें साफ साफ देख सकता था। वो एक नजर में 10 पंक्तियां पढ़ सकता था, एक भी संदेश छूटता नहीं था।
इसके अलावा उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी बहुत अच्छी थी। उन्हें हर संदेश की विषय वस्तु याद रहती थी। उन्हें विराम चिन्ह और भाव भी याद रहते थे। लानत है, ये स्वर्ग विरोधी लय है। आरव को झटका लगा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि पवित्र हृदय की गोली का इतना शक्तिशाली प्रभाव होगा। वैज्ञानिक रूप से कहें तो आरव के मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। उनकी गणना क्षमता अद्भुत थी। आरव ने जल्दी से सबसे कठिन उन्नत गणित की पाठ्यपुस्तक निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर भी वो एक नजर में 10 पंक्तियां पढ़ सकता था। फोटोग्राफिक मेमोरी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वे अस्पष्ट सूत्र और नियम तुरंत ही 1 और 1 के योग 2 के समान सरल हो गए। जब तक आरव विषय वस्तु पर नजर रखता, वो उसका अपना ज्ञान बन जाता। उन्नत गणित विश्वविद्यालय में सबसे अधिक असफलता दर वाला विषय था, लेकिन अभी तो आरव की नजर में ये बच्चों का खेल था। आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक बुरे छात्र से एक अच्छे छात्र में बदल गया हो। किसने कहा कि पवित्र हृदय की गोली बेकार है? ये तो धोखा देने से भी बेहतर था। अचानक उसका सेलफोन कंपन करने लगा। लानत है, क्या इतना अच्छा महसूस करने की जरूरत है? परी चांग ई ने वास्तव में मुझे एक निजी पैकेज भेजा है, मुझे इसे छीन लेने दो। आरव इतना खुश था कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया। उसने अपने छोटे हाथ से इशारा किया। बधाई हो, आपने देवी देवी से एक लाल गिफ्ट छीन लिया है। आपको 7 खजाने की सुगंधित थैली मिली है। इसे आपके खजाने की पेटी के अंदर संग्रहित किया गया है। आरव ने अपना खजाना खोला। डिंग, 7 खजाने वाली सुगंधित थैली देवी देवी द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई लाल बादल ब्रोकेट थैली का आधार है। सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई करके शुभ बादलों के पैटर्न बनाए गए हैं। थैली 7 प्रकार की दिव्य औषधियों से भरी हुई है। इसका प्रभाव मन को शांत करने, बुरी आत्माओं को बाहर निकालने और जहर को रोकने का है। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? यह अच्छी चीज है। आरव ने निकासी बटन पर क्लिक किया और उसके हाथ में एक अति सुंदर सुगंधित थैली आ गई। इस्तेमाल की गई सामग्री असाधारण थी और यह छूने में बहुत आरामदायक थी। कढ़ाई उत्तम थी और यह एक उत्कृष्ट कृति थी। उसमें दवा की एक सुंदर और हल्की खुशबू भी थी। आरव ने जब उसे सूंघा तो उसे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे वो वसंत की हवा में नहा रहा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लाल बादल ब्रोकेट से शुद्ध यान क्यूई की लहर निकलती थी, जो सभी बुरी आत्माओं का नाश करने वाली थी। इसके अलावा अंदर मौजूद 7 दिव्य औषधियां सभी विषयों की नाशक थी। मन को शांत करना, बुरी आत्माओं को बाहर निकालना और जहर को रोकना। ये किसी भी परिवार, यात्रा या व्यावसायिक यात्रा के लिए आवश्यक वस्तु थी। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने 7 खजाने की सुगंधित थैली अपनी छाती पर लटका ली। बेशक उसे इस खजाने के मालिक को धन्यवाद देना था। आरव, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी देवी, मुझे ये 7 ट्रेजरी सुगंधित पाउच बहुत पसंद है। मैं सचमुच नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। देवी, ये तो बस एक छोटी सी थैली है, इसका जिक्र करने लायक नहीं है। इसके अलावा मुझे भगवान आरव को धन्यवाद देना चाहिए। आरव, हो, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? देवी, फूलों की प्रशंसा, चंद्रमा की प्रशंसा, देवी की प्रशंसा, 3 शर्मीली इमोजी। ये पहली बार है जब मुझे ऐसी प्रशंसा मिली है। अब समूह के सभी दोस्त इस सुंदर वाक्य की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बेशक मुझे भगवान आरव को धन्यवाद देना होगा। हे, महिलाओं को मीठी मीठी बातें करना पसंद होता है और देवी कोई अपवाद नहीं है। मैं उससे और भी अच्छी बातें कहूंगा और दोस्ती की नाव को आगे बढ़ाऊंगा। आरव मुस्कुराया और उसे जवाब देना जारी रखा। आरव, देवी देवी स्वर्ग की सबसे खूबसूरत महिला है। चांद और फूलों को एक साथ निहारना जीवन की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। देवी, 3 शर्मीली इमोजी। आरव, आपकी सुंदरता के अलावा आप बहुत कुशल भी हैं, दिखने में सुंदर और दिल से बुद्धिमान। 7 खजानों की सुगंधित थैली जो आपने व्यक्तिगत रूप से बनाई है, कढ़ाई उत्तम है, कारीगरी स्वर्ग को पार करती है। ये वास्तव में कला का एक दुर्लभ काम है। देवी देवी, भगवान आरव, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। दरअसल 7 खजाने वाली सुगंधित थैली मैंने कढ़ाई नहीं की थी, इसे ट्रांसमोग्रिफाइंग फ्लेम से बनाया गया था। आरव, लौ का रूपांतरण, वो क्या था? 3 उत्सुक इमोजी। चांग ई परी, यह एक निम्न स्तरीय आत्मा ज्वाला है। इसका उपयोग कुछ छोटे खिलौनों जैसे सुगंधित पाउच, गहने आदि को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। आरव, आप आभूषण भी बना सकते हैं। चांगी, हाँ, जब तक सामग्री तैयार है आप अपनी इच्छानुसार खिलौने तैयार कर सकते हैं। यह नौकर विशाल अर्जुन तमहल में अकेला रहता है और उसके पास करने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अपना समय इसी तरह बिताता हूँ। आरव, देवी, क्या मैं इस रूपांतरणीय ज्वाला में से कुछ ले सकता हूँ? देवी चांग ई, बेशक आप कर सकते हैं। इस तरह की निम्न स्तरीय आध्यात्मिक ज्वाला महंगी नहीं है, लेकिन मंत्र बहुत जटिल है। क्या आपके पास इसे सीखने का धैर्य है? मंत्र जाप। आरव ने हंसते हुए कहा, मैं अब विद्वान हृदय वाला एक देव स्तरीय विद्वान हूँ। अध्ययन इतना आसान? आरव, मैं सीखने को तैयार हूँ, कृपया मुझे सिखाएं। देवी चांग ई। डिंग, बधाई हो, आपको देवी चांग ई से एक लाल गिफ्ट मिला है। आपको ट्रांसमोग्रिफाइंग फ्लेम का बीज मिला है। इसे आपके खजाने में संग्रहित किया गया है। डिंग, बधाई हो, आपको देवी चांग ई से एक लाल गिफ्ट मिला है। आपको ट्रांसमोग्रिफाइंग फ्लेम का बीज मिला है। इसे आपके खजाने में संग्रहित किया गया है। आरव, मुझे लाल गिफ्ट मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी चांग ई। देवी देवी, भगवान आरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आरव, ठीक है, मैं अब जाकर इसका अध्ययन करूंगा। देवी चांग ई। 3 मुस्कुराते हुए इमोजी। आरव ने अपना मोबाइल फोन एक तरफ रख दिया और चुपके से छात्रावास के शौचालय में घुस गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सबसे पहले उन्होंने मंत्र का जाप किया। यह एक मोटी नीले आवरण वाली प्राचीन पुस्तक थी। इसमें कम से कम 2 से 300 पन्ने थे। यदि यह अतीत की बात होती तो आरव इसे 3 से 5 महीने में भी पूरा नहीं पढ़ पाता। इसे सीखना तो दूर की बात है। लेकिन अब हालात अलग थे। तारांकन, स्वूश स्वूश स्वूश, तारांकन। किताब तुरंत सक्रिय हो गई।
आरव की आंखें हाई स्पीड स्कैनर की तरह थीं। वो एक नजर में 10 पंक्तियां पढ़ सकता था। किताब की सामग्री उसके दिमाग में पूरी तरह से अंकित हो गई थी। एक पल में यह उसका अपना ज्ञान बन गया। सिर्फ आधे घंटे में आरव ने पूरी किताब पढ़ ली थी और वो उसे पूरी तरह समझ गया था। ओह, ज्ञान को स्वीकार करने की यह भावना हैकिंग से भी बेहतर है। आरव ने एक लंबी सांस ली और किताब को वापस अपने खजाने की पेटी में रख लिया। फिर उसने ट्रांसमोग्रिफाइंग फ्लेम को बाहर निकाला। अब जब उन्होंने सिद्धांत में महारत हासिल कर ली थी तो उसे व्यवहार में लाने का समय आ गया था। प्रकाश की एक चमक के साथ आरव की हथेली में सूरजमुखी के बीज के आकार की एक हरे रंग की लौ प्रकट हुई। इसके बाद उन्होंने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। पोम तारांकन छोटी सी लौ तुरंत फैल गई और आरव की पूरी हथेली को ढक लिया। वो बहुत तेजी से जल रही थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि आरव को केवल अपनी हथेली गर्म महसूस हुई। उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। उसे जलने की बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। ठीक है, चलो मैं अगली बार कोशिश करता हूँ। आरव अपने खजाने से कुछ बड़ी सोने की आरामें निकालने और उन्हें अपनी हथेली में रखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, बड़ी सुनहरी जंजीरें ट्रांसमोग्रिफाइंग फ्लेम द्वारा पिघल गई। फिर वे आरव की इच्छा के अनुसार बदलने लगी। धीरे धीरे वे एक गेंद के आकार में सिमट गए और एक प्यारे से सुनहरे स्वर में बदल गए। मैंने ये किया है, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। आरव उत्साह से उछल पड़ा। उसका चेहरा परमानंद से भर गया। उसके खजाने में रखे गहनों की कीमत 1 करोड़ थी। क्योंकि वे सब चोरी के सामान थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि उनसे कैसे निपटना है। अब ट्रांसमोग्रिफाइंग फ्लेम के साथ ये समस्या आसानी से हल हो सकती है। जब तक वो आभूषणों का आकार बदलता रहेगा, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि वे चोरी के सामान है। एक बार आभूषण की दुकान खुल जाए तो वो दिन दहाड़े अपने आभूषण बेच सकता है। यह आरव के लिए करोड़ों युआन कमाने के बराबर होगा। कितना संतोषप्रद शब्द है। इस ट्रांसमोग्रिफाइंग फ्लेम ने वास्तव में मेरी बहुत मदद की है। मुझे चांग ई को उचित रूप से धन्यवाद देना चाहिए। आरव ने 10 से ज्यादा गहने निकाले। सोने की अंगूठियां, प्लेटिनम के हार, मोतियों के पेंडेंट, जड़ाऊ बालियां। उसके हाथों में ढेर सारे आभूषण थे। वो आभूषणों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने बहुत सारे हरेम नाटक देखे थे। उसे रानी और रिखेलों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण याद आ गए। ट्रांसमोग्रिफाइंग फ्लेम की मदद से गंदी सामग्री से एक सुंदर फीनिक्स हेबिन का निर्माण शुरू हुआ। आस्क, ये डिजाइन, ये शिल्प कौशल, अर्जुन आधार आभूषण डिजाइनर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आरव अपने काम से बहुत संतुष्ट था। उसने तुरंत देवी को संदेश भेजा। डिंग चांद ई, वाह कितना सुंदर हेयरपिन है। धन्यवाद भगवान आरव। 3 शर्मीली इमोजी। आरव, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रांसमोग्रिफाइंग फ्लेम से बना है। मुझे ऐसी जादुई लौ देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। चांगी, ये कैसे संभव है? आप इतने कम समय में ही मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे इसमें निपुणता प्राप्त करने से पहले इसे सीखने में आधा साल लग गया। 3 आश्चर्यचकित इमोजी। आरव, हाँ, मेरी पूजा मत करो, मैं बहुत होशियार हूँ। 3 शानदार इमोजी। डिंग, आरव ने अपने सिफू के आगमन में देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत चांगी को अलविदा कहा और टोंगटेन के प्रधान को जवाब देने से पहले खुद को शांत किया। आरव, सिफू, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? टोंगटेन के प्रधान, मैं आपके बैग ले जा रहा हूँ। वाह, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। जैसे ही हम मिलेंगे वे मुझे एक निजी पैकेज भेज देंगे। आरव खिलखिलाकर मुस्कुराया। उस रात एक के बाद एक आनंद के क्षण आए। यह इतना अच्छा था कि वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला था। डिंग, बधाई हो, आपको टोंगटेन के प्रधान से एक लाल गिफ्ट मिला है। आपको कैओस स्वॉर्ड एसेंस मिला है। इसे आपके खजाने के बक्से के अंदर संग्रहित किया गया है। भाड़ में जाओ, अराजकता तलवार सार। नाम ही प्रभावशाली लग रहा था। यह क्या बकवास है? आरव बहुत उत्साहित था। टोंगटेन का प्रधान तलवार भ्रूण, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक दिव्य तलवार का भ्रूण है। इसने अभी तक आकार नहीं लिया है, इसलिए आप इसे स्वतंत्र रूप से आकार दे सकते हैं। आरव, एक दिव्य तलवार बनाओ। आश्चर्यचकित होकर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? टोंगटेन का प्रधान, बेशक, आपके पास पहले से ही विद्वान हृदय है। गुरु तुम्हें तलवार बनाने और उसे संवारने की विधि सिखाएंगे। बाकी काम तुम खुद ही कर सकते हो। आरव, धन्यवाद सिफू। 3 चुंबन। टोंगटेन के प्रधान, मुझे तुम पसंद हो। उन्होंने एक अमर तलवार विकसित करने का प्रयास किया जो जू जियान से भी बेहतर थी। आरव, हैरान इमोजी। अमरवध तलवार, स्वर्गीय दाव का नंबर 1 खतरनाक हथियार। अमरवध तलवार, अमर फंसाने वाली तलवार और अमर काटने वाली तलवार के साथ मिलकर उन्हें 4 अमरवध तलवारों के रूप में जाना जाता था। अमरवध तलवार संरचना के बगल में कोई भी स्वर्गीय दाव की नंबर 1 हत्या संरचना, अमरवध तलवार संरचना स्थापित कर सकता है। संप्रदाय के नेता टोंगटेन ने एक बार स्वर्गीय पथ के 4 संतों के खिलाफ लड़ने के लिए इस व्यूह का इस्तेमाल किया था। यद्यपि अंत में इसे पराजित कर दिया गया, लेकिन यह दिव्य वध तलवार संरचना की शक्ति को साबित करने के लिए पर्याप्त था। हिस, आरव ने गहरी सांस ली। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। सिफू ने मुझसे कहा कि मैं एक दिव्य तलवार उगा सकता हूं जो जू जियान से भी बेहतर होगी। क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूं? टोंगटेन का प्रधान, अपनी कल्पना को बेलगाम न होने दे। तलवारें बनाना और उनका पालन पोषण करना खेती करने जैसा है। आपको इसे एक बार में एक कदम उठाना होगा। मुझे अभी भी कुछ काम है। मैं किसी और दिन तुम्हें ढूंढूंगा। डिंग, बधाई हो, आपको टोंगटेन के प्रधान से एक लाल गिफ्ट मिला है। आपको टोंगटेन तलवार साधना का रिकॉर्ड मिला है। इसे आपके खजाने के बक्से में संग्रहित किया गया है। मास्टर जी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। आरव ने फोन हाथ में पकड़ रखा था। वो शांत नहीं हो पा रहा था। हालांकि यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन आरव की रगों में खून उबल रहा था। टोंगटेन के प्रधानमंत्री से मिले प्रोत्साहन ने आरव के दिल में एक ज्वाला जला दी। एक दिन ये टिंडर एक भयंकर नरक में बदल जाएगा और तीनों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा, जिससे आरव शियाओबी को दुनिया के शिखर पर पहुंचने में मदद मिलेगी।
बेशक यह एक दूसरी कहानी थी। आरव ने खुद को शांत किया और अपने खजाने से स्वर्गीय तलवार की खेती का रिकॉर्ड निकाला। अपनी प्रबल शिक्षण क्षमता का प्रयोग करते हुए उन्होंने अर्जुन आधा घरतपे की मात्रा से तलवारें बनाने और उन्हें संवारने की विधि सीख ली। यह विधि टोंगटियन के संप्रदाय नेता द्वारा बनाई गई थी। ये बहुत गहन और रहस्यमय थी। हालांकि आम भाषा में कहें तो ये तलवार के भ्रूण को पालतू जानवर की तरह पालने और उसे बढ़ने के लिए विशेष सामग्री खिलाने जैसा था। इसमें डाली जाने वाली विभिन्न सामग्रियां इसके पोषण के बाद इसके स्वरूप और कार्य को निर्धारित करेगी। उदाहरण के लिए, यदि इसे शुद्ध यांग आत्मा की वस्तुएं खिलाई जाए तो इसकी भावी तलवार पुरुष प्रकृति की होगी। यदि इसे यिन विष खिलाया जाए तो इसकी भावी तलवार यिन विशेषता वाली होगी। ऐसा लगता है कि तलवार को खून पिलाने के बारे में वुशिया फिल्मों में कही गई कहावत निराधार नहीं है, लेकिन तलवार को पोषित करने के लिए मुझे क्या उपयोग करना चाहिए? आरव ने पहले ही विधि समझ ली थी, अब उसे सामग्री की तलाश करनी थी। पहली बार जब मैं तलवार को खिलाता हूं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं जो सामग्री चुनता हूं उसका तलवार के भविष्य के गुण पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस बारे में सोचने के बाद आरव ने इस समस्या को एक तरफ रखने का फैसला किया। पहली बार सामग्री चुनते समय उसे बहुत सावधान रहना था। आइए पहले तलवार के भ्रूण पर एक नजर डालें। डिंग, अराजकता तलवार भ्रूण। टोंगटियन के प्रधान ने इसे तब प्राप्त किया जब वो महान शून्य दरार से यात्रा कर रहा था। ये दुनिया का पहला तलवार भ्रूण है। इसमें विकास के लिए असीमित जगह है। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? निकालना। एक रोशनी चमकी और एक उंगली के आकार की पपया की मात्रा रद्द आधार अर्जुन तलवार आरव के सामने प्रकट हुई। तलवार के शरीर से हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। तलवार की रूपरेखा बहुत स्पष्ट नहीं थी। ये हवा में तैरती हुई एक भ्रामक छाया की तरह थी। ये बहुत ही अवास्तविक लग रहा था। तो यह अराजकता तलवार भ्रूण है। गुरु जी ने मुझे सचमुच एक ऐसा स्वर्ग विरोधी खजाना दिया है। मैं उसे कभी भी निराश नहीं करूंगा। आरव ने दांत पीस लिए और बहुत दृढ़ निश्चयी दिख रहा था। उसने अपनी उंगली बढ़ाकर कैओस स्वॉर्ड भ्रूण को हल्के से छुआ। छोटा लड़का थोड़ा सा हिल गया। यह एक छोटे से योगिनी की तरह था। उसने आरव की उंगली के खिलाफ रगड़ने की पहल की। ये काफी बुद्धिमान है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह उफ। आरव की बात पूरी होने से पहले ही उसका पूरा शरीर जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेडुसा के जादू में था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांस लगभग बंद हो गई। उसी क्षण कैओस स्वॉर्ड भ्रूण से एक भयानक आभा फूट पड़ी। आरव ने एक प्राचीन विशालकाय जानवर देखा जो उसके सामने की दुनिया को नष्ट कर सकता था। विशाल जानवर अराजकता में पैदा हुआ था। उसने दुनिया की शुरुआत देखी थी। उसने प्राचीन समय का अनुभव किया था। कदम दर कदम उसने इतिहास की लंबी नदी को पार किया। अंत में वो आरव के सामने खड़ा था। उस पल आरव को लगा कि वो धूल के कण की तरह छोटा और कमजोर है। विशालकाय जानवर सिर्फ एक विचार से उसे लाखों बार कुचल सकता था। लेकिन उस क्षण विशालकाय जानवर एक भक्त की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना गर्व भरा सिर आरव की ओर झुका दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के धर्मग्रंथ आरव के शरीर में प्रवाहित होने लगे। आरव की भौहों के बीच से ड्रैगन जैसी क्यूई निकली। यह एक विशाल ड्रैगन में बदल गया जो आकाश को भेद सकता था। उसने अपने सामने खड़े विशालकाय जानवर की ओर देखा। गर्जन गर्जन, अजगर दहाड़ा और जानवर दहाड़ा, दोनों विशालकाय जानवर एक दूसरे से टकरा गए। हवा और गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी। समय और स्थान बिखर गए। अराजकता फिर से प्रकट हो गई। तारांकन शेंग, तारांकन, अगले ही क्षण 9 स्वर्ग तलवार की आवाज। अराजक तलवार की छाया हवा को चीरती हुई एक ही वार से राजसी छवि को नष्ट कर दिया। तारांकन से तारांकन। आरव अपनी तंद्रा से जागा और उसने गहरी सांस ली। उसकी गहरी आंखें बहुत गहरी हो गई। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी कुछ ऐसा समझ लिया हो जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकता था। अराजकता तलवार भ्रूण अभी भी हवा में तैर रहा था। ये पहले से अलग नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी जो कुछ हुआ उसके बाद कैओस स्वॉर्ड भ्रूण और आरव के बीच पहले से ही एक आत्मिक संबंध स्थापित हो चुका था। स्वर्गीय तलवार साधना के अभिलेख के अनुसार इसे मास्टर मान्यता कहा जाता था। तलवार आओ, आरव धीरे से चिल्लाया और अराजकता तलवार सार उसकी हथेली में उड़ गया। तलवार चलो, आरव ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। स्वर्ग और पृथ्वी के धर्मव्रत ने उसके शरीर में ड्रैगन क्यूई का संचार करना शुरू कर दिया और इसे कैओस स्वॉर्ड भ्रूण में डाल दिया। तारांकन शेंग, तारांकन। अराजकता तलवार भ्रूण उसके बगल में सीमेंट की दीवार में घुस गया। दीवार पर तलवार का गहरा निशान रह गया। लानत है, ये शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली थी। ये गोली से भी अधिक शक्तिशाली है और ये कैओस स्वॉर्ड भ्रूण का केवल प्रारंभिक रूप है। इसे बढ़ाने पर यह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। हाँ, मैं भविष्य में एक दिव्य हथियार वाला आदमी बनूंगा। यह अद्भुत है। अचानक कैओस स्वॉर्ड एसेंस ने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया। यह आरव के पास वापस उड़ गया और उसकी हथेली में वापस चला गया। क्या हो रहा है? आरव ने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया और महसूस किया ड्रैगन क्यूई समाप्त हो गया है। मेरी साधना अभी भी बहुत कम है। अगर मैं अराजकता तलवार सार का स्वतंत्र रूप से उपयोग करना चाहता हूं तो मुझे जल्द से जल्द स्वर्ग और पृथ्वी के शास्त्र का अभ्यास करना होगा। चलो ये करते हैं। आरव ने अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए 100 जड़ी बूटियों की औषधि की एक बोतल पी ली। फिर वो जल्दी से प्रशिक्षण मोड में चला गया। उसी समय कैओस स्वॉर्ड एसेंस उसके शरीर के अंदर था। यह एक सोते हुए बच्चे की तरह था, बहुत आज्ञाकारी, बहुत शांत। उस रात कुछ नहीं हुआ। आरव ने रात भर अभ्यास किया और अपनी युद्ध शक्ति को 600 तक बढ़ाया। सफलता पाने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। लेकिन उन्हें अभ्यास रोकना पड़ा क्योंकि आभूषण की दुकान पर रिया के साथ उनकी मुलाकात तय थी। नहाने के बाद आरव ने अच्छे कपड़े पहने और अपनी कार चलाकर स्कूल के गेट पर उसका इंतजार करने लगा। आप जियाग्यू से पूछ रहे हैं? आरव कोई बेवकूफ नहीं था। वो देवी रिया के साथ डेट पर अपने साथ एक नकली गर्लफ्रेंड क्यों लेकर आएगा? इसके अलावा जियाग्यू पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण में डूबी हुई थी। वो शायद आने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए शक्तिशाली लोग बिना किसी कारण के शक्तिशाली नहीं बनते। यह उनके द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई कड़ी मेहनत से जुड़ा हुआ है।
यहाँ तक कि आरव को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वो सही थे। क्या आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? तभी रिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हारा इंतजार करना मेरे लिए खपे छोटे हो की मात्रा अर्जुन की बात है। दूसरे लोग चाहकर भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते। आरव ने सज्जनता से कार का दरवाजा खोला। वो शैतानी ढंग से मुस्कुराया और बोला, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुमने सिर्फ मेरे लिए ही कपड़े पहने हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। रिया ने आरव को घूर कर देखा, लेकिन उसका दिल मिठास से भरा था। आज उसने जानबूझकर एक हवादार फ्रिंज बनाया था। उसके बाल स्वाभाविक रूप से लहरा रहे थे। यह असाधारण रूप से मुलायम था। उसने एक छोटी सफेद जैकेट और हल्के पीले रंग की मखमली घुटने तक की स्कर्ट पहनी थी। यह न केवल उसके संपूर्ण फिगर को उभार रहा था, बल्कि यह उसे बहुत सक्षम भी दिखा रहा था। वो एक देवी की तरह लग रही थी। गाड़ी चलाते समय आरव पीछे के अर्जुन से उसे देखने से खुद को रोक नहीं सका। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि सुंदर महिलाओं को देखने से व्यक्ति की आयु बढ़ सकती है। आरव हमेशा से एक अच्छा युवक था जो विज्ञान में विश्वास करता था। रिया जैसी सुंदरी के सामने आने पर वो बस इतना ही कहना चाहता था, देखो, मुझे देखना है, मुझे देखना है। कार आसानी से आभूषण की दुकान पर पहुंच गई। भाई बेई, आप यहाँ हैं। मिस रिया भी आ गई थी। स्वागत। जिंग फेई तेजी से दुकान से बाहर भागा। इस दौरान वो आरव की मरम्मत में मदद करने के लिए दुकान और विला के बीच दौड़ते रहे। नवीनीकरण कार्य कैसा चल रहा है? आरव ने पूछा। विला के लिए 1 सप्ताह लग सकता है, जहां तक दुकान का सवाल है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाले हैं, इसलिए हम शायद इसे कल ही पूरा कर लेंगे। जिंग फेई ने दोनों को दुकान के अंदर ले जाते हुए कहा। महंगा आरव, मुझे देखने दो। क्या तुम्हारी योजना के अनुसार कुछ बदलने की जरूरत है? आरव ने पूछा। ठीक है, नवीनीकरण का समग्र प्रभाव बुरा नहीं है, लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं। यहाँ देखिए। रिया ने तुरंत ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और उन क्षेत्रों की ओर संकेत किया जिनमें आरव को सुधार की आवश्यकता थी। ये कहना होगा कि वो वास्तव में एक असाधारण बुद्धिमान और सतर्क व्यक्ति थी। ऐसी बहुत सी बातें थी जिन पर आरव और जिंग फेई का ध्यान नहीं जाता यदि उसने उन पर ध्यान नहीं दिया होता। अंत में नवीनीकरण के प्रभारी डिजाइनर भी उसके पीछे पीछे गए और एक छोटी नोटबुक में नोट्स लेने लगे। साउथलेक मैनर, पापा। रिया जेंगुओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने एक टैबलेट मेज पर पटक दिया। स्क्रीन पर ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी के फोरम पर एक पोस्ट थी। रहस्यमयी आदमी, भाई बेई, 2 समय, स्कूल में 2 खूबसूरत लड़कियां। गधे। उसने न केवल रिया को परेशान किया, बल्कि अन्य लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ की। ड्रैगन सिटी के लोग इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। रिया जेंगुओ का चेहरा बहुत बदसूरत था। वो गुस्से में था, लेकिन थोड़ा चिंतित भी था। ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी में रिया परिवार के नेता भी चिंतित महसूस करेंगे। ये स्पष्ट था कि ड्रैगन सिटी एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। यहाँ तक कि रिया परिवार जैसा शक्तिशाली परिवार भी इसे संभाल नहीं सका। अंकल फैंग, रिया अब कहाँ है? रिया जेंगुओ ने एक नंबर डायल किया। लेडी उस कमीने के साथ है। फोन के दूसरी तरफ से अंकल फैंग की कर्कश आवाज आए। उसे अभी वापस लाओ। रिया जेंगुओ ने गुस्से से मेज पर जोर से पटक दिया। उसकी बेटी इतनी बेकार कब से हो गई? क्या आप सचमुच उस कमीने लड़के का पीछा करने को तैयार हैं, भले ही आप पर धोखा किया जा रहा हो? मैं समझता हूँ, लेकिन वे अब शहर के केंद्र में है। उनके लिए वहां से चले जाना सुविधाजनक नहीं है। सही समय आने पर मैं कार्रवाई करूंगा। अंकल फैंग ने रुककर पूछा, उस कमीने के बारे में क्या? मैंने उसे एक मौका दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्या करना है। मुझे इस कान के लिए ड्रैगन सिटी को स्पष्टीकरण देना होगा। रिया जेंगुओ का चेहरा काला पड़ गया। उसने केवल एक शब्द कहा, उसे मार डालो। पलक झपकते ही शाम हो गई। रिया के मार्गदर्शन में आभूषण की दुकान में सुधार की आवश्यकता वाली सभी समस्याओं का समाधान किया गया। बेशक आरव सलाहकार रिया को पुरस्कृत करना चाहता था। चर्चा के बाद रिया ने आश्चर्यजनक उत्तर दिया, मैं बारबेक्यू खाना चाहता हूँ। आरव को उम्मीद नहीं थी कि ग्रीन वाइन सिटी की नंबर 1 महिला इतनी विनम्र होगी, लेकिन चूंकि यह उसका अनुरोध था, आरव ने इसे पूरा कर दिया। जब बारबेक्यू की बात आई तो जियांगबिन रोड सर्वश्रेष्ठ था। ग्रीन वाइन नदी, इसे नागरिकों की मातृ नदी के रूप में जाना जाता था। दिन के समय जियांगबिन रोड पर कई मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं नाच रही थीं। रात में वहां बहुत सारे बारबेक्यू स्टॉल लगते थे। ये बहुत लोकप्रिय था। रिया आरव और जिंग फी को एक खाली टेबल पर ले आई और बैठ गई। फिर उसने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि सुश्री रिया के मन में आपके लिए ऐसा कुछ होगा, आरव ने चिढ़ाते हुए कहा। किसने कहा कि आप बारबेक्यू नहीं खा सकते? रिया ने आरव की ओर आंखें घुमाई और स्वेच्छा से कहा, मेरे पिताजी मुझे बारबेक्यू खाने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन मैं यहाँ खाने के लिए आई हूँ। अब तो आपको बारबेक्यू खाना पसंद है? आरव ने घबराकर कहा। रिया को आरव की बातों के पीछे छिपे अर्थ की समझ नहीं आई। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे ग्रिल्ड चिकन विंग्स बहुत पसंद है। बाद में मुझसे झगड़ा मत करना। मुझे पता था, हर महिला खाने की शौकीन होती है। मेरी देवी भी अपवाद नहीं है। यह अच्छी बात है, उसे खाना खिलाना आसान है। आरव ने शैतानी मुस्कान दी। जिंग फेई भी बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहा था। ठीक है, आप तीनों के लिए बारबेक्यू चिकन विंग्स तैयार है। बारबेक्यू स्टॉल का मालिक चिल्लाया। वो स्टॉल मालिक के लिए बारबेक्यू चिकन विंग्स लाने ही वाला था, लेकिन उनके सामने की मेज पर बैठे किसी व्यक्ति ने स्टॉल मालिक की शर्ट छीन ली। इसे यहाँ रखो। वो बैंगनी बालों वाला एक गैंगस्टर था। उसके चेहरे पर अहंकार भरा भाव था। उसने अपने सामने रखी मेज की ओर इशारा किया। वो स्टॉल मालिक से बारबेक्यू चिकन विंग्स लेना चाहता था। ये चिकन विंग 3 ग्राहकों द्वारा ऑर्डर किया गया है। स्टॉल मालिक मुश्किल स्थिति में था। इसे यहाँ रखो। मुझे तीसरी बार ये कहने पर मजबूर मत करो, बैंगनी बालों वाले ने गहरी आवाज में कहा। उसी टेबल पर बैठे दोनों बदमाशों ने स्टॉल मालिक को गुस्से से देखा। 3 बार? मैं तुम्हें वो चिकन विंग नहीं खाने दूंगा, भले ही तुम तीसरी बार ऐसा कहो। कुत्ते के बेटे, क्या आप मृत्यु की इच्छा रखते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की?
बैंगनी बालों वाला आदमी मेज पर जोर से गिरा और खड़ा हो गया और गुस्से से आरव को घूरने लगा। जियाओ बी, भूल जाओ, बस उसे लेने दो, परेशानी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, रिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये तो बस 3 बदमाश है, ये कोई समस्या नहीं है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं किसी को भी आपके पसंदीदा ग्रिल्ड चिकन विंग्स मुझसे छीनने नहीं दूंगा। आरव की बात सुनते ही रिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसका दिल मिठास से भर गया। बॉस, मुझे चिकन विंग्स दे दो, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगी, जिंगफी धीरे से खड़ी हुई और ठंडे स्वर में बोली। जब वो आरव के साथ था तो वो कुत्ते की तरह आज्ञाकारी था, लेकिन बाहरी लोगों के लिए वह एक वास्तविक कुलीन व्यक्ति था। 1000 की युद्ध शक्ति के साथ शारीरिक अवस्था का बाद का चरण, वहां खड़े होने मात्र से ही वो एक डराने वाली आभा बिखेरता था। वो 3 गुंडों से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, मैं इसे पहले तुम्हें दूंगा। बारबेक्यू स्टॉल का मालिक लंबे समय से व्यापार कर रहा था, उसने बहुत से लोगों को देखा था, वो बता सकता था कि आरव और अन्य 2 को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसने जल्दी से चिकन विंग्स को टेबल पर रख दिया। तीनों बदमाशों की नजर ठीक नहीं थी, वे बेतहाशा दौड़े। मादरचोद, तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरा खाना छीनने का? क्या तुम जीने से थक गए हो? बैंगनी बाल वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया। छीनना? हम यहाँ तुमसे पहले आए थे, इसलिए हमने पहले ऑर्डर किया। चिकन विंग्स की इस प्लेट का तुमसे क्या लेना देना है? आरव ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। यह सही है, एक अधेड़ उम्र की महिला अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, ये तीनों पहले यहाँ आए थे, हमारी मेज भी आपके सामने है, कतार में मत काटो, ठीक है? महिला के साथ एक छोटा लड़का भी था, उसने सिर हिलाया और बचकानी आवाज में कहा, कतार में पीछे हटना असभ्यता है। देखा, ये तो एक बच्चा भी जानता है, तुम लोग नहीं समझते, आरव ने शांति से कहा। मादरचोद, तुम्हें मुझे बीच में टोकने का अधिकार किसने दिया? बैंगनी बालों वाला आदमी गुस्से में था, उसने एक कुर्सी उठाई और महिला और बच्चे पर फेंक दी। आह, महिला को झटका लगा, उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया, कुर्सी उसकी पीठ पर जोर से गिरी। यह इतना दर्दनाक था कि वो अपनी पीठ भी सीधी नहीं कर पा रही थी। माँ, सिसकी, बच्चा इतना डर गया कि रोने लगा। कुत्ते के बेटे, देखना है कि यह मुझे अपमानित करने का परिणाम है। बैंगनी बालों वाले गैंगस्टर के चेहरे पर अहंकार भरा भाव था। उसके बगल में खड़े 2 गुंडों के चेहरे पर भी आत्मसंतुष्ट भाव था। महिलाओं और बच्चों को धमकाना, क्या तुम्हें कोई शर्म है? कितनी बेशर्मी है। रिया अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जिंगफी पहले से ही अपनी हथेलियां आपस में रगड़ रहा था। जैसे ही आरव ने आदेश दिया, वो इन तीनों ठगों को अपंग कर देगा। जिंगफी, जाकर उस बड़ी बहन का हालचाल पूछो, आरव ने शांति से आदेश दिया। फिर उसने तीनों गुंडों की ओर देखा और पूछा, आज आप लोगों को चिकन विंग्स खाना चाहिए, है ना? हाँ, चिकन विंग्स की यह प्लेट हमारी है। बैंगनी बालों वाले गुंडे ने उसे अविचल भाव से घूरा। मैंने कहा, मैं तुम्हें चिकन विंग्स की यह प्लेट नहीं दूंगा। आरव ने शांति से कहा, बॉस, कृपया अपने स्टॉल के सभी चिकन विंग्स को उनकी टेबल पर ले आएं। मेरे पास अभी भी 50 से ज्यादा चिकन विंग्स बचे हैं, मैं उन्हें इतने कम समय में नहीं पका पाऊंगा, मालिक ने शर्मिंदगी से कहा। इसे भूनने के बारे में किसने कुछ कहा? जानवर कच्चा खा सकते हैं। आरव का स्वर शांत था, लेकिन उसके शब्दों में दबंगई झलक रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? बैंगनी बालों वाला गुंडा दंग रह गया। उसके बगल में खड़े गुंडों में से एक ने उसे तुरंत याद दिलाया, बैंगनी बाल वाले भाई, इस बच्चे ने हमें जानवर कहा। मादरचोद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जानवर कहने की? अगर आज मैं तुम्हें खून नहीं बहाऊंगा तो मैं, बैंगनी बालों वाला गुंडा, व्यर्थ ही जीऊंगा। बैंगनी बालों वाला गुंडा गुस्से में था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। खून बह रहा है, मैं तुम्हें खून बहा दूंगा। आरव खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तारानकन पियाक, तारानकन। बैंगनी बालों वाला गुंडा अपने नितंबों पर गिर पड़ा, उसका चेहरा सूज गया था। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके 3 दांत गिर गए और खून बहने लगा। आउच, दर्द हो रहा है। बैंगनी बालों वाला गुंडा दर्द से चीख उठा। वो पागलों की तरह चिल्लाया, तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? इसे करें, इस कमीने को मेरे लिए अपंग बना दो। दोनों बदमाश अवाक रह गए, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे हिल सके। तारानकन पियाक, तारानकन पियाक, तारानकन। आरव ने उन पर आसानी से वार नहीं किया, उसने अपने फोरहैंड और बैकहैंड से उन पर वार किया, उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। आउच, आउच। दोनों बदकिस्मत गुंडे दर्द से चीखने लगे। वे जमीन पर बैठ गए और उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उन्हें डर था कि उन्हें फिर से पीटा जाएगा। बॉस, चिकन विंग्स यहाँ ले आओ, आरव ने शांति से कहा। ठीक है, मैं इसे अभी लाता हूँ। बॉस जल्दी से दौड़कर कच्चे चिकन पंखों की एक प्लेट लाया और उसे 3 गुंडों के बीच में रख दिया। ये है चिकन विंग्स जो तुम चाहते थे, खाना शुरू करो। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाए तो जाने के बारे में सोचना भी मत, आरव ने शांति से कहा और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। ये तीनों गुंडे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। वे आरव को हरा नहीं सके, इसके अलावा वे और क्या कर सकते थे? इसे खाएं? बैंगनी बालों वाले गुंडे ने कच्चे चिकन का पंख पकड़ा, उसे एक निवाला खाने के बाद उल्टी आने लगी। लेकिन जब वे किसी और की छत के नीचे थे तो उन्हें अपना सिर नीचा करना पड़ा। आरव और जिंगफी के आसपास होने के कारण तीनों गुंडों में भागने की हिम्मत भी नहीं थी, वे केवल मतली को सहन कर सकते थे और कच्चा मांस निगल सकते थे। दूसरी ओर अधेड़ उम्र की महिला ठीक थी, वो अपने बच्चे के साथ चली गई। जाने से पहले उसने आरव को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद भी दिया। जियाओ बी, तुम बहुत सुंदर हो। रिया की लंबी पलकें फड़क उठी, उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। उसने चिकन विंग्स की एक कटार उठाई और आरव शियाओबी को थमा दी। आज चिकन विंग्स की पहली कटार हमारे हीरो के लिए इनाम है। हाँ हाँ, तो फिर मैं आज रात सबसे सुंदर लड़की को अपना इनाम दूंगा। आरव ने चिकन विंग लिया और उसे वापस दे दिया। चुप रहो, रिया ने मुंह बनाया। उसने चिकन विंग वापस ले लिया और एक छोटा सा टुकड़ा खाया। ये शहद खाने जैसा था, ये बहुत मीठा था।
ये दृश्य देखकर तीनों गुंडों को इतना प्रताड़ित किया गया कि वे फूट फूट कर रोने लगे। कच्चे चिकन विंग्स खाना ही काफी बुरा था, अब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। वे तीनों अकेले कुत्ते थे। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। जब उन्होंने आखिरकार 50 से ज्यादा कच्चे चिकन विंग खा लिए तो तीनों गुंडे ऐसे लग रहे थे जैसे उनके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कसम खाई कि वे अपने जीवन में कभी चिकन विंग नहीं देखेंगे। बड़े भाई, क्या हम अब जा सकते हैं? बैंगनी बालों वाले गुंडे ने पूछा। चले जाओ, आरव ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। तीनों गुंडे घटनास्थल से ऐसे भाग गए जैसे उन्हें अभी अभी माफ कर दिया गया हो। अब हमारे जाने का समय हो गया है। रिया ने अपना मुंह पोंछा। उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। ठीक है, बिल प्लीज बॉस। आरव ने बिल का भुगतान किया और सभी लोग खुली पार्किंग की ओर चल पड़े। जब वे आरव की कार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला आदमी आरव की कार पर झुका हुआ है। उसके हाथ में एक पतली और लंबी सुई थी। तुम कौन हो? जिंग फेई चिल्लाया। हरा बांस सांप का मुंह, जहरीली मधुमक्खी का डंक। आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ?